हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने यूनियन पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है, लोकसभा के स्पीकर की पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो के एंड आज हम इस सेशन में पोजीशन ऑफ द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल करेंगे, जिसको हम लोकसभा और लोअर हाउस भी कहते हैं। जो पोजीशन ऑफ द स्पीकर है वो क्या है, तो इसको ये माना जाता है कि जो स्पीकर का ऑफिस है जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑफिस है। जो स्पीकर की पोजीशन है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इसकी 6 पोजीशन आती है। पहले प्रेसिडेंट आते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उसके बाद गवर्नर्स आते हैं जितने भी स्टेट्स के हैं। 5th नंबर पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो आते हैं एंड 6th नंबर पर स्पीकर आते हैं। जिस वजह से हमको पता चलता है कि स्पीकर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। और जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, दे पे ड्यू रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जो इसकी पोजीशन है आज के टाइम में कंट्रोवर्शियल मैटर बना हुआ है। कुछ कहते हैं इसकी जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कुछ कहते हैं इसकी पोजीशन वीक है। तो हम इन दोनों कंट्रोवर्सीज हैं, इनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम कंक्लूड करेंगे कि स्पीकर की पोजीशन एक्चुअल में कैसी है। तो पहले हम करते हैं कोजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जो स्पीकर की पोजीशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको वास्ट पावर्स है, वो देता है अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। जो स्पीकर है लोअर हाउस में, जिसको हम सबसे पॉपुलर हाउस कहते हैं, जो लेजिस्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लॉ बनाता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछना है, इसकी परमिशन कौन देता है? स्पीकर देता है। कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है, परमिशन स्पीकर से लेनी पड़ती है। तो विजिटर गैलरीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पीकर कर रहा है। तो स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर्स हो जाती हैं और ये पावर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्पीकर को प्रोवाइड कराता है। तो जो ये पोजीशन है इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 2, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस। जो स्पीकर है हमारा वो हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पूरे हाउस में सबसे पहला नंबर किसका आता है? स्पीकर का आता है। इसीलिए जब भी स्पीकर स्पीच देते हैं तो जो मेंबर्स हैं वो उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उस टाइम कोई भी मेंबर है अपने ऑफिस से या अपनी सीट से उठकर बाहर नहीं जा सकता है। एंड जो भी हाउस में उसकी एड्रेसिंग होती है, जो कुछ भी वो बोलता है, उसको पूरे ध्यान से सुना भी जाता है। नंबर 3, वन ऑफ द नेशंस हाईएस्ट ऑफिस। जो हमारे देश में हाईएस्ट ऑफिस हैं उनमें से स्पीकर का ऑफिस भी बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है। जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उसका कौन सा पोजीशन है? 6th पोजीशन है। तो इस तरह स्पीकर का ऑफिस बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल एंड पावरफुल होता है। नेक्स्ट इज गार्जियन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। वो हाउस की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। वो हाउस की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानता है। वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से भी अब किसको मानता है? कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। उसके लिए हाउस की डिग्निटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी डिग्निटी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह जब 2008 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास करना था, उस टाइम जो स्पीकर थे वो कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। एंड उस टाइम सीपीआई है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट, वो क्या करती है? बीजेपी के साथ मिल जाती है। एंड वो अपनी पार्टी के स्पीकर हैं सोमनाथ चटर्जी को, उनको कहती है कि आप स्पीकर की पोस्ट से रिजाइन दे दीजिए एंड आप हमारे साथ आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसमें वोट कास्ट कीजिए। लेकिन उस टाइम स्पीकर हैं, स्पीकर हाउस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अपनी पार्टी की बात नहीं मानते हैं। वो यही कहते हैं कि पार्टी से अब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह बहुत टाइम्स हमारी हिस्ट्री में जो हाउस की डिग्निटी है इसको स्पीकर ने मेंटेन किया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं इनकी प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट कौन करते हैं?
स्पीकर ही करते हैं। पूरे रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन डिफाइन करते हैं? स्पीकर ही करता है। नेक्स्ट चीज, जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमको रिमाइंड करते हैं कि पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअल में स्पीकर की पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर। जैसे स्पीकर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी वैसी ही उसकी पोजीशन होगी। तो जो इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, इट मेक्स द ऑफिस ऑफ स्पीकर क्वाइट इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव। तो सबसे पहले जो स्पीकर है उसके बोल्ड डिसीजन लेने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीकर थे मिस्टर P.A. संगमा, जो 1996 से लेकर 98 तक लोकसभा के 11th लोकसभा के स्पीकर रहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हैं। तो एक बार चयन कमीशन का की एक रिपोर्ट आती है, तो जो इंटर्म रिपोर्ट थी वो राजीव गांधी असैसिनेशन के साथ रिलेटेड थी, जिसके साथ पूरे हाउस में पूरी तरह से हंगामा हो जाता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। तो मिस्टर P.A. संगमा जी, जो उस टाइम के स्पीकर थे, बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हैं। He adjourned the लोकसभा साइन डाई, मीनिंग इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसको क्या कर दिया जाता है? एडजर्न कर दिया जाता है इन नवंबर 1907 को। इस तरह उनका जो बोल्ड डिसीजन है, ये रिमाइंड कराते हैं स्पीकर अपनी पावर को यूज कर कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो हाउस की डिग्निटी को मेंटेन कर सकता है। इस तरह जो स्पीकर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो ही इसकी पोजीशन को डिफाइन करती है। जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, मिस्टर सोमनाथ चटर्जी स्पीकर इन द 14th लोकसभा, जब 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना था, ही प्रूव्ड दैट पार्टी वाज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इसीलिए उन्होंने रिजाइन ना देकर हाउस की डिग्निटी है, इसकी गरिमा है, इसको मेंटेन किया था। तो इस तरह उनको इस स्टेप के लिए बाद में अपनी ही पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने हमारे पास एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स से अबव नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जो बातें हैं ये रिमाइंड कराती हैं कि जो स्पीकर की पोजीशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज के टाइम की कुछ कॉजेस भी हैं जिस वजह से हमको लगता है कि स्पीकर की पोजीशन है बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। तो वो कौन कौन से कॉजेस हैं? फर्स्ट वन इज दिस स्पीकर कंटिन्यूज टू बी अ पार्टी मैन इवन आफ्टर हिज इलेक्शन। जब भी एक स्पीकर है, एक स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी वो पार्टी मैन ही बना रहता है, अपनी पार्टी के फेवर में ही बात करता है। तो इस तरह जैसे यूके में क्या है, अगर कोई भी स्पीकर इलेक्ट हो जाता है वो पॉलिटिक्स से, पार्टी पॉलिटिक्स से न्यूट्रल हो जाता है, वो अपनी पार्टी से रिलेशन को तोड़ लेते हैं, वो अपनी पेरेंट पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन हमारे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पीकर हैं वो भी यही कहते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है कि हम अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है इससे अबव हो सके। तो इस तरह जो स्पीकर हैं वो इलेक्ट होने के बाद भी अपनी पार्टी से ही जुड़े रहते हैं। एंड इस ट्रेडिशन को तोड़ने वाले सबसे पहले स्पीकर 14th लोकसभा के स्पीकर मिस्टर संजीवा रेड्डी जी हैं। वो क्या करते हैं, अपनी पेरेंट पार्टी से उसको रिजाइन भेजते हैं, तो वो पहले स्पीकर बनते हैं जो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर एक स्पीकर है अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से अबव हो जाएगा तो स्पीकर की गरिमा है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, रूलिंग पार्टी फॉर हिज लॉयल्टी gives him high office after the retirement। हम ये देखते हैं, अगर स्पीकर है अपनी पार्टी के लिए फेवर में बात करता है, उसके लिए लॉयल्टी पे करता है, तो बाद में जब वो स्पीकर की पोस्ट से रिटायर हो जाता है तो उसको किसी ना किसी स्टेट का गवर्नर है वो इलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह जो रूलिंग पार्टी है हमेशा क्या करती है, स्पीकर को अपने हाथों की पपेट बनाना चाहती है। एंड जो स्पीकर है इस लालच में कि वो आफ्टर द रिटायरमेंट किसी भी स्टेट के गवर्नर बन जाएंगे, हाई ऑफिस में चले जाएंगे, इसीलिए वो अपने पार्टी को रिजाइन नहीं देते हैं।
तो इस तरह अगर ये प्रोविजन खत्म हो जाए कि रूलिंग पार्टी उनको हाई ऑफिस प्रोवाइड कराएगी, तो उसके बाद स्पीकर की जो डिग्निटी है वो इंक्रीज हो सकती है। नंबर थर्ड, मेंबर्स रेज डाउट अबाउट हिज न्यूट्रलिटी। जो वे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें जो ऑपोजिशन पार्टी है वो हमेशा ही क्वेश्चन रेज करती है कि हमको नहीं लगता कि जो स्पीकर है वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसके जो डिसीजन होते हैं हमेशा ही रूलिंग पार्टी जिस पार्टी से वो अपने रिलेशन रखता है उसी पार्टी के फेवर में ही देता है। नेक्स्ट इज lack of healthy conventions as prevails in UK and other western democracies। हमारी कंट्री में हेल्थी कन्वेंशंस प्रिवेल नहीं करती हैं। जैसे यूके में क्या कहा जाता है, स्पीकर स्पीक्स द लीस्ट, जो सबसे कम बोलता है, एंड जो स्पीकर है यूनानिमसली इलेक्ट किया जाता है। चाहे इलेक्शन में रूलिंग पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टी है, इनमें से अपने आप विदाउट इलेक्शन एक नाम को प्रपोज किया जाता है एंड वो आपस में जो डिसाइड कर लेते हैं जे नाम ठीक है तो उसी को ही स्पीकर इलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में इलेक्शन होती है, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी अपना स्पीकर है वो डिफाइन करती है, एंड जो ऑपोजिशन पार्टी है वो अपने नाम को प्रपोज करती है, उसके बाद इलेक्शन होती है, उसके बाद ही स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। एंड अगर उसको यूनानिमसली इलेक्ट किया जाए, ऑपोजिशन पार्टी से भी पूछा जाए, तो इसके बाद जो स्पीकर है स्पीकर की डिग्निटी इंक्रीज हो जाती है। जो स्पीकर है स्पीकर के लिए ये कहा जाता है यूके में एंड अदर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, जो एक बार स्पीकर बन गया वो हमेशा के लिए ही स्पीकर बना रहता है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसी कन्वेंशंस नहीं है जो स्पीकर की डिग्निटी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इज अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। जो एमपीस हैं उनका आज के टाइम में बिहेव कैसे है, अनपार्लियामेंट्री। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा की डिबेट देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इतना हंगामा तो हमारे क्लासरूम में भी नहीं होता जितना एक हाउस ऑफ द पीपल में हो रहा है। लोकसभा में इतना हंगामा, स्पीकर बोल रहे हैं उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, रूलिंग पार्टी बोल रही है, ऑपोजिशन बोल रही है, ऐसा हंगामा चलता है कि हमको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। जिसमें हमारे देश के वेलफेयर के लिए लॉ बनाए जाने हैं वहां पर अनपार्लियामेंट्री बिहेव किया जाता है, जिससे हमको लगता है कि स्पीकर की पोजीशन क्या हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। तो जो हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं श्री SCK जैन, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि स्पीकर की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कुछ सजेशन है। अगर हमारे देश की सरकार इनको अडॉप्ट कर लेती है तो इसकी डिग्निटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो सजेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वाइस एंड पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस शुड बी इलेक्टेड। अगर हम किसी मेंबर को, पार्लियामेंट्री मेंबर को स्पीकर इलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि वो वाइस एंड उसके पास पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो किसी मेच्योर पर्सन को ही स्पीकर इलेक्ट किया जाना चाहिए। नंबर 2, यूनानिमसली इलेक्टेड फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो स्पीकर होना चाहिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। जो सबसे कम बोलता है, जो बैक बेंचर है, जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, उसी को ही स्पीकर इलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैक्सिमम इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स। ये कहा गया है कि एक स्पीकर को मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए ही इलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? he should to play the role of elder statesman। उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसको एल्डर स्टेटमैन की तरह अपने सुजेशन देने चाहिए, एल्डर स्टेटमैन का रोल प्ले करना चाहिए, ना कि किसी हाई पोस्ट में बैठना चाहिए। नेक्स्ट इज विथड्रॉन ऑफ पावर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। जो उसको पावर दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की, वो पावर उसको विथड्रॉ करा लेनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर हमेशा ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इस पावर को रूलिंग पार्टी के फेवर के लिए यूज करता है। तो इस तरह अगर हम कुछ सजेशंस हैं, इस सजेशन को मानेंगे तो हमको लगता है हमारे स्पीकर की जो डिग्निटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्पीकर है, स्पीकर की पोजीशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाया गया है।
लेकिन एक्चुअल में इसकी जो पोजीशन है बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है बिकॉज ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। तो अगर हम इसकी जो सुजेशंस हैं, क्योंकि जेबी फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, इस सुजेशन को अडॉप्ट करते हैं तो स्पीकर की पोजीशन है, इनकी डिग्निटी है, इसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जो इंडिया के स्पीकर की पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूके के स्पीकर के साथ या वेस्टर्न डेमोक्रेसी के स्पीकर्स के साथ। तो हमको इनके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। हम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे स्पीकर की डिग्निटी है, इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमको भी कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में पोजीशन ऑफ द स्पीकर किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।